नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं सत्य बहुमत। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। विषय आज डेमोक्रेसी ही है, लेकिन संसद भवन से होते हुए नया संसद भवन, जो नई संसद है, ये नई संसद हमें क्या कह रही है, इसका संदेश क्या है, इसके क्या मायने हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि का जो नई संसद और संसद भवन दोनों में फर्क है। नया संसद भवन और नई संसद दोनों में फर्क है। नया संसद भवन एक इमारत है। नई संसद जिसमें कि जो जनता की आत्मा है, जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि वहाँ होते हैं, लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र का मंदिर है, जो आप जिस तरीके से सहूलियत से परिभाषित कर लें। लेकिन जो कुछ हुआ है, सदन जो नया बना है, स्थापत्य बहुत बेजोड़ है, लेकिन हम क्या बोलें। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन उज्जैन नगरी महाकाल से खबर आ गई। वहाँ 700 करोड़ में जो बड़ा प्रोजेक्ट बना था, 7 में से 6 मूर्तियाँ टूट गई आंधी तूफान में। 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं और मूर्ति टूट जाती है। अब हम मानते हैं कि ऐसा न हो, अशुभ बातें न हो, लेकिन अशुभ से शुरुआत हुई है कि नई संसद जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसमें मौजूद नहीं है, उसमें विपक्ष मौजूद नहीं है, विपक्ष का बड़ा हिस्सा मौजूद नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो एक ऐसी स्थिति है जिनसे हमें देखना है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है। विपक्ष को माइनस करके क्या लोकतंत्र मजबूत होता है? क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लोकतंत्र के सबसे बड़े समारोह में इकट्ठा होने से रोक करके लोकतंत्र मजबूत होता है? क्या राजशाही का प्रतीक राजदंड को, जो सेंगोल नाम से हमने जाना है, हमने पहले नहीं सुना था, मेरी गलती हो सकती है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, तो अचानक वो भारत की संस्कृति का प्रतीक हो गया। हमें नहीं मालूम, भारत में हम इतने साल रह गए, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन वो अब हमें बताया जा रहा है कि वो प्रतीक है। तो ये प्रतीक लोकतंत्र को क्या मजबूत कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नामचीन लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का, संजीदगी से बात करने वाले लोगों का पैनल जुड़ा है। हम आपको रूबरू कराते हैं सबसे बारी बारी से। हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं, मैं जोड़ूंगा। जुड़े हुए हैं सत्यदेव चौधरी जी, संस्थापक हैं सत्य बहुमत पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नियमित रूप से हमारी चर्चा में शरीक होते हैं। हमारे साथ शिल्पी जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं और बहुत सुलझे तरीके से अपने विचार रखने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत सम्माननीय सुरेंद्र दुबे जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म की लंबी पारी इन्होंने खेली है और अब भी खेल रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसे कला के क्षेत्र में हैं, वैसे सुरेंद्र जी हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष शुक्ला जी मेरे मित्र रहे हैं, हम लोगों ने साथ काम किया है, फिलहाल देहरादून से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में जुड़ेंगे राहुल तालान जी, भी जुड़ने वाले हैं। और मैं शिल्पी जी से बात शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि शिल्पी जी राजनीति भी आपकी पृष्ठभूमि है, आप विपक्ष का हिस्सा भी हैं जो इस समारोह से बाहर था, और ऐसे भी एक नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि आपसे ही बात शुरू करनी चाहिए। आप महिला भी हैं, क्योंकि महिला पहलवानों का भी सवाल उठा है, इसी संसद भवन के बाद जब प्रदर्शन हो रहे थे, तो आपका हक बनता है कि आप इस बात को शुरू करें। क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ है नई संसद से? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की
के जो बहुत सारे अवयव हैं, कंटेंट हैं, उसमें एक कंटेंट होता है विरोध का। उससे भी महत्वपूर्ण एक अवयव है विपक्ष का। कल आपने, मैंने, इस पूरे देश ने देखा कि तकरीबन 22 विपक्षी दलों ने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तो विपक्ष नहीं था। कल वहां महिला, इस देश, पूरे विश्व की आधी आबादी अपने सम्मान को लेकर जो बात रखना चाह रही थी, एक विरोध प्रदर्शन करना चाह रही थी, आपने उसको नहीं होने दिया। महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार कल हुआ। तो उस दिन, जिस दिन आप लोकतंत्र के नाम पर नए संसद भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, एक भव्य आयोजन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को ही आपने छिन्न भिन्न कर दिया। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं उस कार्यक्रम में। पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी वहां पर थे, लेकिन वर्तमान राहुल तालान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है और आप बोलना जारी रखें। शिल्पा जी, क्षमा, आपको मैंने टोका जी। वर्तमान की जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो नहीं, देश के प्रथम नागरिक के अनुपस्थिति में जो सदन का सर्वोपरि व्यक्ति है, लोकसभा, आप संसद का वो सर्वोपरि व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वहां पर अनुपस्थिति क्या बता रही है? जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के राष्ट्रपति बनी, तो भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी कहती थी कि देखिए, हम एक आदिवासी महिला को हमने कितना सम्मान दिया, एक महिला को हमने कितना सम्मान दिया, उस पर से आदिवासी समुदाय की महिला को हमने इतना सम्मान दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो कल ऐसे क्या कारण थे कि वही महिला, वही आदिवासी समुदाय की महिला और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी वहां अनुपस्थित थी? हमारा पूरा विरोध इस पूरे कार्यक्रम से सिर्फ यही था कि वहां महामहिम राष्ट्रपति जी को न्योता क्यों नहीं है, उपराष्ट्रपति जी क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हम, ये पूरा विपक्ष देख रहा है कि लोकतंत्र की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसी किसी भी व्यवस्था को हमारा समर्थन कैसे हो सकता है? इस वजह से समाजवादी पार्टी इससे विड्रॉ करी। जी जी शिल्पा जी, मैं फिर आऊँगा। अब मैं हम पत्रकारों में सबसे वरिष्ठ सुरेंद्र दुबे सर से आग्रह करता हूं कि वो इस बात को लेकर आए जो शिल्पा जी ने सवाल उठाया। तो शिल्पा जी के जो बात रख रही, उससे मैं काउंटर एक बात रखता हूँ कि चलिए, समाजवादी पार्टी का ये रुख या पूरे विपक्ष का ये रुख है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए हमने बायकॉट किया। इसको पलट करके पूछें कि अगर राष्ट्रपति जी को बुला ही लिया जाता तो क्या लगता है सुरेंद्र सर के विपक्ष छोड़ देता, बायकॉट नहीं करता, या विरोध का कोई तरीका नहीं है? देखिए, हम लोग इस सवाल को बहुत छोटे ढंग से एसेस कर रहे हैं। विपक्ष जाता तो क्या होता, विपक्ष ने बहिष्कार किया क्या हुआ। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल है, ये पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल जी। और मैं तो मतलब आधा दिन में बहुत परेशान रहा। आधा दिन के मतलब 1-1.5 दिन, जब से पता चला कि कोई सेंगोल है, तो हमने अपने कई मित्रों को जो हमारे साथ पढ़ते लिखते थे, हमने उनको फोन किया। हम कहा, यार ये बताओ, हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा कुछ पढ़ा आप लोगों ने? तो सबने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो हमने सोचा शायद हमारा अल्प ज्ञान है। फिर धीरे धीरे जब आया कि नहीं, तो एक कहानी बताई जा रही है और हमारा देश कहानियों के लिए बहुत बहुत मशहूर है। यहाँ कोई भी कहानी गढ़ दीजिए और 10 लोग मुंडी हिला देंगे, हाँ हाँ भैया ऐसा हुआ रहा है, तो ठीक अपना कर रहे हैं, चलिए आपने कर दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि कल से जब से सेंगोल स्थापित हो गया, जिसको बाद में राजदंड कहा गया, और जब राजदंड की प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जो कमेंट्री आ रही थी उन सो कॉल्ड स्वामी और मतलब मंत्र पाठ करने वालों, उसमें बताया जा रहा था कि राजदंड प्राप्त करते ही राजा में देवत्व आ जाता है, ईश्वर का वास हो जाता है। अब फिर मैं और संकट में पड़ गया कि भाई एक इस देश में जब पहले ही डंडा है
सरकार के पास ईडी है, सीबीआई, ईडी है। अब एक सोने का डंडा ले आए, ऊपर से सोने का पत्थर चढ़ा होगा, हो सकता है अंदर लोहे का बहुत मजबूत डंडा हो जिससे मारे हम लोगों को। तो पता ही चला कि अब राजशाही में आ गए, और वो राजशाही तुरंत दिखी। अब मालूम, मैं यूनाई में काम करता था, तो जो जंतर मंतर है वहां से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूरी पर हमारा, तो हम लोग अक्सर वहां जंतर मंतर से आते थे खाने पीने के लिए, और उतनी ही दूरी पर लगभग या उससे कम दूरी पर संसद, मिडिल पर था रफी मार्ग पर हमारा। तो मैं अक्सर वहां देखता था कि लोग कोई ना कोई कार्यक्रम होते ही रहता है। तो पता चला आप पहलवान घसीट घसीट करके मतलब बसों में भरे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, राजदंड चल गया। सरकार ने बताया कि देखो, राजदंड मिलते ही सरकार ने राजदंड का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उन बेटियों को जो ओलंपियंस है, ऐसा नहीं कुछ छोटे मोटे पुरस्कार वाली है, और एक तो इस देश में महिलाएं पहलवानी में आती ही नहीं है, तो अब लेटेस्ट वो है, और उसमें उन्होंने इतने मेडल, और जिनको खुद मोदी जी ने अपने घर पर बुलाकर अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया, अब उनको लाठियों से पिटवा करके अपमानित महसूस किया, ये नहीं किया, मुझे नहीं पता। तीसरी बात ये हो गई कि उधर ईश्वर का निवास हो गया डंडा पकड़ने वाले में, और उधर महाकाल में जो प्रोजेक्ट था उसमें भगवान सब गिर पड़े, देवता लोग। तो मैं जो शब्दावली इस्तेमाल कर, मैं आस्तिक आदमी हूँ, बता दू को कोई ये ना समझे कि नास्तिक है इसलिए देवता कह रहे हैं। लेकिन ये जो देवताओं के नाम पर जो चक्र रचा जाता है, इस वजह से कह रहे हैं, सुना काफी पैसे उस पर खर्च हुए थे, और वो पता चला वो जो मूर्तियां उर्तियां बनाई गई थी वो गुजरात की कोई कंपनी बनाई। तो इस देश में सारा टैलेंट गुजरात में है। प्रधानमंत्री गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, देश के जो बड़े उद्योगपति गुजरात के, और मतलब क्या नहीं, सब गुजरात है, गुजरात है। चलो थोड़ा सहम के बोलिएगा, थोड़ा सहम के बोलिएगा सुरेंद्र जी, हम आपको रोक देते हैं कि राहुल गांधी वाला हाल ना हो जाए। देखिए, आपको हम बता दें, हम और आप उनकी हिट लिस्ट में नहीं, उनके पास दूसरे लोगों को निपटाने के बहुत काम है। हमारे आप तक आते आते अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। हम लोग की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग उनकी हिट लिस्ट में, और जिस दिन हिट लिस्ट में आ जाएंगे तो ना आप कहने के लिए हमको समय मिल पाएगा, ना हमें बताने के लिए समय मिल पाएगा। उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको निपटाना है, 24 में उनको कब्जा करना। तो मुझे अच्छा, दूसरा आपने पूछा जो मुख्य सवाल है, मैं भटक न जाऊं क्योंकि मैं बहुत मतलब तनाव में हूँ कि अब राजदंड के आगे क्या किया जाए। आपने पूछा कि ये दर्शक तो आपको निश्चित रूप से सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप पॉइंट पर आके बोलेंगे, लेकिन हमारे पैनलिस्ट हो सकता है बेचैन हो रहे हैं कि हमारी बारी ना आए, सब सुरेंद्र जी सब बात न बोल जाए। एक मिनट में अपनी बात करें तो फिर पैनलिस्टों की हम भी सोचते हैं कि फिर दोबारा हमारा मौका आए ना आए, तो अभी एक मिनट में अपनी बात साथ करते। तो जो आपने मैसेज पूछा क्या दिया, मैसेज ये है कि हम राजशाही की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और 2024 के पहले इस तरह के चर्चा हो सकता है राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दे, हो सकता है 2024 से चुनाव जीतने के बाद लागू करें। लेकिन मुझे कहीं ऐसा अंदर से वो ध्वनि आ रही है कि जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। कोई ना कोई उसका दूसरा रूप ले आया जाएगा जो एक तरह से ऑटोक्रेसी है। जी, मैं सत्यदेव चौधरी साहब से चाहता हूं कि वो आप बोलें, और वो आपके साथ 5 सवाल, वही आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तो चौधरी साहब, सवाल यही है, आप चूंकि
डेमोक्रेसी के बारे में एक अपनी राय भी रखते हैं। नई संसद, नया संसद भवन जो बना है, वो स्पष्ट रूप से ये है कि 2026 तक इसकी सदस्य संख्या बढ़ जानी है, परिसीमन होना है, तो लोग बैठेंगे कहाँ, बैठने की जगह पुरानी जगह नहीं थी, तो ये नया सदन बना रहे हैं, नया संसद भवन। आपको क्या लगता है, क्या यही एक वजह है? और क्योंकि सुरेंद्र सर तो कह रहे हैं कि हमें वर्तमान स्वरूप में जो डेमोक्रेसी है उसके भविष्य पर ही खतरा लग रहा है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है जो डेमोक्रेसी के को लेकर आपकी जो चिंता है, उस चिंता को वो बढ़ा देगा या उसको खत्म कर देगा अगर कुछ चेंज होने वाला है? जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। नहीं, मेरी चिंता भी दुबे जी के साथ में और बढ़ रही है। ये जो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की जो आप बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि ना तो डेमोक्रेसी पहले थी और ना आज है। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर नाम तो है डेमोक्रेसी का, नाम लोकतंत्र 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 जरूर है। ये मान लो इसी प्रकार है कि जैसे आपने अपने बेटे का नाम करोड़ीमल रख दिया और नौकरी करता नहीं है कहीं पर भी, 100 रुपए कहीं कमाता नहीं है, तो नाम तो आपने करोड़ीमल रख दिया उसका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करोड़पति जैसा काम तो नहीं हो रहा है ना। तो खाली लोकतंत्र लोकतंत्र का नाम रखने से बार बार आप लोकतंत्र लोकतंत्र डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहेंगे, उससे तो डेमोक्रेसी आ नहीं रही है। आपने ही जैसे बताया कि ये राजदंड होने से किस प्रकार हमारे कल जंतर मंतर के ऊपर हमारी खिलाड़ी बहनों के ऊपर अत्याचार किए गए, या उज्जैन के अंदर जो भी ये थोड़ा तूफान आया उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो ये लोग संसद और संसद भवन और संसद, इसके अंदर आपने राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया और उनके संदेश पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, जिसको आपने बुलाया ही नहीं, एक देखिए ना, ये एक नोट करने की बात है कि जिसको आपने निमंत्रण ही नहीं दिया जिस आयोजन के अंदर, उसके आप ये क्या बोलते हैं जो भी मैं बोल रहा था, उसके वो किस तरह से आप उनके संदेश कैसे पढ़ रहे हैं, उनके संदेश आए कैसे? तो ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी साहब। मैं तो इतने टेलीविजन चैनल्स पे बैठा, डिबेट में शामिल हुआ, लाइव में भी था, किसी ने ये बात नहीं उठाई। बहुत मार्के की बात आप कह रहे हैं कि हमें कोई निमंत्रण ही नहीं दिया, तो हम संदेश क्या भेज रहे हैं? हालांकि ये बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से जुड़ी है, हो सकता है ये बात बोलने से उनके सम्मान को ठेस पहुंचती हो, लेकिन सम्मान को अगर ठेस भी पहुंच रही है तो उनके करने से, उनके कृत्य से पहुंच रही है, हमारे बोलने से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपको निमंत्रण ही नहीं गया और आप संदेश भेज रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है सत्यदेव चौधरी जी, अटेंशन लेंगे हम अपने मेहमानों का भी यहाँ। जी जी जी, और हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का हम तो पूरा सम्मान करते हुए इन जो सत्ताधारी जो संदेश पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति जी का, हम तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि जब आपने उनको निमंत्रण ही नहीं भेजा तो उनके संदेश कहाँ से आ गए? ये तो एक बहुत ही साधारण सी बात है ना सोचने की। और दूसरी बात ये है, देखिए कि जब तक इनको आम मतदाता के या खिलाड़ियों के या किसी के भी इनको वोट की आवश्यकता नहीं होगी, तब तक इनको कोई परवाह नहीं है। इनको वोट की आवश्यकता है ही नहीं, इसीलिए तो ये इतने बेखौफ होके कुछ भी नहीं करने से चूकते नहीं है। इनकी हिम्मत ऐसे कैसी कितनी हो गई कि भाई खिलाड़ी जो वहां पर 1 महीनों से बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने इतनी निर्ममता से इतना अत्याचार किया कल पुलिस वालों ने, कि वो इसका कारण यही है कि इनको उनकी आवश्यकता ही नहीं है, ना इनको खिलाड़ियों की आवश्यकता है, ना इनके वोट की आवश्यकता है, और फिर भी सरकार बना लेते हैं। मेरा आप जैसे आप लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि चुनाव होने के बाद में हमारी कैसे बहुमत से सरकार बनती है? कोई क्या मेरे को थोड़ा सा भी कोई ज्ञान दे सकता है इस तरह से? कैसे बहुमत से सरकार बनी, आप मेरे को बताएं। मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ प्रेम जी
कि कैसे बहुमत से सरकार बनी हमारी, जिसकी वजह से हम लोग ये सब इतना अत्याचार सहन कर रहे हैं। अगर इनको हमारी जी जरूरत जरूर होती जरूर इस विषय पर भी आएंगे, जरूर आएंगे। तो मैं अब तब तक दूसरे अपने साथी पैनलिस्ट को भी जोड़ लेता हूँ। आशुतोष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ देहरादून से। आशुतोष जी, अब तक बहुत सारी बातें आपने सुनी, लेकिन ये सवाल बहुत हमें चौंका रहा है। ये जो बात रखी है चौधरी साहब ने, ये हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को निमंत्रण तक नहीं गया। इस बात पर पूरा बायकॉट हो रहा है, पूरा मुद्दा यही खड़ा है, और राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी संदेश भेज रहे हैं। बिना बुलावे का संदेश होता है क्या? चौधरी जी, आशुतोष जी। जी फ्रेंड जी, जी लायक बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के संसदीय आवाज आपकी जो है कट कर आ रही है। जी जी, कहानी कामकाज के अगर नजरिए से देखें, जी कार्यक्रम था सीधे मैं आपको रोकना चाहूंगा शुक्ला जी, चूंकि समझ में बात आ नहीं रही है। मैं उसी सवाल को लेकर तब तक राहुल तालान जी के पास जाता हूं, तब तक आप दोबारा जुड़े, हो सकता है दोबारा जुड़ने से चीजें ठीक हो जाएं। जी राहुल जी, एक मिनट। पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये इशू हो सकता है कि ये बेसिक एटिकेट है कि अगर जो किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो वो फिर वो संदेश नहीं भेजेगा, लेकिन ये शुभकामनाएं भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शुभकामनाएं नहीं भेज सकते हैं या उपराष्ट्रपति शुभकामनाएं नहीं भेज सकते हैं। वो शुभकामनाएं थी एक तरीके से। राहुल तालान, ये फर्क है। उस संदेश को हमारे उप सभापति जी ने पढ़ा है, बिल्कुल, राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा है और उपराष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा है। दो संदेश पढ़े गए, तो ये बिल्कुल देखिए संदेश नहीं है। हम ना, देखिए, मैं आपको ऐसे इशू पे डिबेट हो रही है इस देश में जो बहुत ज्यादा इशू रखता नहीं है, जनता में कोई मैटर नहीं करता है ये कि किसने उद्घाटन किया और किसने उसका इनॉग्रेशन किया। जनता में ये पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, ना तो सपा यहाँ इसके लिए बैठी है, ये सिर्फ खालिस राजनीति करने के लिए बैठे हैं ना। वो बात ठीक है कि उस राजनीति में कुछ और तलाश लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर जो आप इसको ऐसे देखें कि इससे हासिल क्या हो रहा है, इस डिबेट से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ना देश को हासिल हो रहा है। अगर जो मोदी जी ने भी करी दिया उसका उद्घाटन, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ऐसा संविधान का उल्लंघन तो हुआ नहीं है ना, आर्टिकल 79 का उल्लंघन नहीं है। जी राहुल जी, आप चूंकि जो बात बोल रहे हैं उससे मुझे भी प्रेरित कर रहे हैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए, तो ये आपके बात में दम है कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। और वो प्रश्न ये है कि देखिए, सदन में भी तो बहुत चर्चा होती है ना, किसी विधेयक पर, ये जानते हुए भी कि वो विधेयक तो पास हो ही जाना है, तो फिर भी चर्चा होती है, फिर भी विपक्ष होता है। अगर हम कहें कि इस चर्चा से क्या मतलब, पास तो हो ही जाएगा, शक्ति उनके पास है, तो फिर तो चर्चा और बहस ही खत्म हो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई संविधान, ऐसा संविधान के किसी आर्टिकल, किसी उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। आर्टिकल 79, देखिए, संसद आहूत नहीं थी ना, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए, सार्वजनिक कार्यक्रम था। सार्वजनिक कार्यक्रम में हो सकता है ऐसा नहीं था कि भाई कोई वो ऐसा संवैधानिक कार्यक्रम था, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। प्रश्न लीजिए छोटा सा, सार्वजनिक कार्यक्रम था तो किसका था, किसका सार्वजनिक कार्यक्रम था? जी, सार्वजनिक कार्यक्रम था, किसका था? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर ने आयोजित किया, नई संसद का उद्घाटन था। जरूरी नहीं है उसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाए, लोकसभा स्पीकर की अपनी वो है कि वो किससे उद्घाटन कराएं, इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हैं हम। लेकिन अगर जो आप इस पे ज्यादा ही ऐसी बहस, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसमें सब तलाश रही है
कि मोदी कमजोर होंगे, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये कमजोर हो रहा है। जैसे मैंने सुरेंद्र दुबे जी की, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात सुनी, वो बोले कि देश में लोकतंत्र दंड स्थापित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए देखिए राहुल जी, दुबे सर ने अपने मन से एक भी बात नहीं कही है। सेंगोल स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उन्होंने कहा कि ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, और बाहर में कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये इससे दैवीय शक्ति जो है राजा को प्राप्त होती है। तो इस लोकशाही में, लोकतंत्र में ये कौन सी चीजें वापस आ रही है? सवाल तो नहीं, आप इसको ना इतिहास समझिए ना। उसको ऐसा तो है नहीं मोदी एक सिंहासन पे बैठेंगे और राजदंड उनके हाथ में होगा जैसे पुराने राजा बैठे रहते थे और सभा लगेगी। वो स्पीकर की चेयर के पास स्थापित है। तो इस तरीके से अगर जो शक्ति जा रही है तो किसी प्रधानमंत्री को तो नहीं जा रही है और स्पीकर को जाएगी। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। देखिए वो सिंबॉलिक है कि भाई इस देश में एक चोल साम्राज्य होता था जिसकी जो शासन था वो इंडोनेशिया से लेके चाइना तक वो व्यापार करते थे और उनका शासन इंडोनेशिया तक था। जावा, सुमात्रा, मलेशिया सब उनके अंडर आते थे और उनकी सेना बहुत बड़ी थी, जो नौसेना थी। तो ये एक तरीके से आप इसको नेशन प्राइड भी समझ सकते हैं कि जहां हम दबे कुचले लोग उत्तर भारतीय कि खैबर दर्रे से कोई आता था, हमें पीट के चला जाता था, 1000 घोड़े के सवारी के साथ कोई आता था और हमें पीटता था और चला जाता था। वहां चोल इतने बीसी से और इतना लंबा शासन किया। आपके बोलने से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी आके मुझे चाटा मार रहा हो। मुझे बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। आप तो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हमें कितनी बार कुचला गया है? खैबर से 1000 लोग, 3500 के साथ कोई मुगल आता था, हमें पीट के और दिल्ली पे शासन करके चला गया। गए ना। कितनी बार लूटा गौरी ने, कितनी बार मोहम्मद गजनबी ने, कितनी बार हमें लूटा गया है। वो लूटा है ना हमें किन्हीं लोगों ने। एक छोटे से दर्रे से मध्य एशिया से आते थे, हमें लूट के चले जाते थे, हम यहाँ पिट रहे होते थे, हमारी इज्जत नीलाम हो रही होती थी गजनी में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो आपके पास कुछ है इतिहास में कि आपने कुछ किया है और आपका शासन किसी राज्य चोल का सही या पंड्या का सही, उनके अंदर श्रीलंका आता था, उनके राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे पास प्राइड करने की जरूरत है। हमारे पास शोकेस करने के लिए कुछ है तो मैं तो बोलता हूँ, इवन मैं एक और चीज बोल दूं कि मैं इस देश में अशोक से बड़ा, इस देश के जो शासक हुए अशोक से बड़ा कोई राजा ही नहीं था। उसने कहा एकदम खुरासान से लेके पूरा इंडिया और कहां मतलब अशोक के प्रभाव को देखेंगे आप। अगर जो अशोक के प्रभाव को स्टडी करने लगे तो बर्मा, कंबोडिया, लाओस, चाइना, कहां नहीं था अशोक का प्रभाव। तो अशोक को तो हमने अशोक को भी वैसे नहीं ग्लोरीफाई किया है जैसे अशोक को ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए था। अशोक से बड़ा कोई इस पूरे वर्ल्ड में शासक नहीं हुआ है। अशोक का जो प्रभाव था पूरे वर्ल्ड में, जो बौद्ध धर्म को फैलाया, तो वो सब हमें अशोक को भी ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अशोक को सिकंदर के बरक्स रख करके ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। मैं आशुतोष शुक्ला जी के पास आता हूँ। शुक्ला जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज परफेक्ट हो गई है। प्रश्न पहले वाला भी था और प्रश्न ये भी है जो राहुल जी रख रहे हैं कि हमें ग्लोरीफाई करने की जरूरत है अपने अतीत। जी आशुतोष जी। लोगों ने इतिहास पढ़ा, आवाज आपकी और भी पहले से भी बहुत सुनने में हमसे आजकल की दिक्कत हो रही है। हम सहम रहते बोलते हुए आशुतोष शुक्ला जी, आवाज तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन जो आ रही है ना वो सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। तो हाँ, बहुत कट कर आ रही है। अरे उसको मोबाइल ऑफ करके दोबारा करें। हाँ, सुरेंद्र सर की सलाह मान लीजिए आशुतोष जी कि एक बार स्विच ऑफ कर लीजिए, दोबारा जुड़िए। जी, मैं सुरेंद्र सर के पास दोबारा आता हूँ कि हम लोग एक चर्चा पूरी कर चुके हैं, एक राउंड। जो नया संसद भवन हुआ, नई संसद बनी, उसमें हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत होगा। एक पक्ष ये है लोकतंत्र मजबूत हुआ है और दूसरा पक्ष है कि लोकतंत्र मजबूत नहीं, कमजोर हुआ है। आपने पहली बार यही कहा
कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है, राजशाही को लोकतंत्र में लाने की कोशिश हुई है। राहुल तालान जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस बात से। और तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं कि ये जो ग्लोरिफिकेशन हुआ है भारतीय संस्कृति परंपरा का हुआ है, डेमोक्रेसी का हुआ है, हम अतीत का गौरव निकाल करके देश दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट हम इससे अचीव करें? देखिए, कुछ बातें जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि अन्य लोगों को फिर आप लोग देंगे कि आप सब टाइम ले रहे हैं। अभी आज बड़ी तेजी से एक एंकर है अंजना ओम कश्यप, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोल कर रहे हैं और उसमें जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनसे एक सवाल उन्होंने पूछा है, क्या विपक्ष द्वारा संसद का बहिष्कार करना उचित था? तो उसमें 67% लोग कह रहे हैं कि हाँ उचित था। और ये अंजना ओम कश्यप वो है जो गोदी मीडिया, वो हम आप नहीं है उसमें, ठीक। और वो शायद अभी जारी है। एक बात, अभी उनका अशोक बहुत महान से, इसीलिए अशोक की लाट स्थापित की जाती है हमारी, इसीलिए अशोक की लाट सारे का वो कहा ही जाता है लाट साहब की लाट चाहिए, तो शायद तमाम मोहरों में अशोक और नहीं तो शासन में सब जगह अशोक की लाट स्थापित हुई। ये जो सेनेगल आया, ये कितना बड़ा शासन था मुझे पता नहीं, इसके पहले दिन शासन का रूप हमने देख लिया कि एक तरफ पहलवानों की पिटाई होगा, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार उजागर हो गया उज्जैन में। इसको लेकर बड़ा फिर क्यों, मूर्तियों की गलती नहीं, कोई आप पत्थर की मूर्तियां बनवाएंगे वर्षों लगते, यहाँ तो साहब का आदेश हुआ कि आपको 15 दिन बाद उद्घाटन करना है। तो अब भाई पत्थर की तो नहीं बन सकती, तो प्लास्टिक की बन गई, मिट्टी की बन गई, जैसे बन सकती बन गई, तो उसमें ये होना है। इसी बात पे आपको इसी ढंग की बता दूं कि जब इस तरह के लोग निर्णय लेने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें अपना समय लेती हैं। अगर साल भर बाद कोई काम करना है तो 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साल भर बाद काम करना करे, इसको जल्दी से काम कर लो। अभी एक वंदे भारत ट्रेन की रोज एक दिया जाता है। वंदे भारत ट्रेन जिस इंजीनियर ने डिजाइन किया है, सुधांशु त्रिपाठी, उनकी पत्नी हमारे साथ यूएनआई में काम करती है, इसलिए हम सुधांशु को जानते हैं। उस सुधांशु मणि की कोई चर्चा नहीं होती। ये इंजीनियर है जिसने ये ट्रेन डिजाइन किया है। रेल मंत्री जिनका बेसिक को काम है तो उनको कुछ काम कर लेने दो, और अगर उनको कुछ काम नहीं करने दे रहे हो तो इन सब पदों को खत्म करो। लाला की दुकान होती है कि हम अकेले बैठे, हमारे पास बहुत लोग, एक आध चपरासी रख लिया पानी आने पिलाने के लिए, बाकी मैं सब करूंगा, सौदा भी मैं ही दूंगा, गले पर भी मैं ही बैठूंगा, बिजली भी मैं ही जलाऊंगा, बर्तन भी मैं ही मांजूंगा, पत्थर भी मैं ही साफ करूंगा। करिए, बहुत अच्छी बात। इसका हो क्या रहा, इसका फर्क ये हो रहा है प्रेम जी कि हमारे और आपके ऐसे जागरूक लोग जिन्हें पता होना चाहिए, हमको आपको ये नहीं मालूम कि केंद्र सरकार में कौन कौन मंत्री है, तो उससे चर्चा ही नहीं होती। हम 3-4 लोगों को जानते हैं वो जो बिला वजह चोच लड़ा देते हैं केंद्र में, जैसे एक अश्विनी चौबे जी है, जब कोई गंदा प्रकरण आता तभी उनकी शकल टीवी पर दिखाई पड़ती, उसके पहले कभी नहीं दिखाई पड़ते कि अपने मंत्रालय में क्या कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। हमारा पैसा आपको मंत्री बनाएंगे, आप बताइए हमको परंपरा क्या थी इस देश में? बड़ी परंपराओं की बात होती है। प्रधानमंत्री कहीं जाता रहे तब वो प्रेस को ब्रीफ करता कि हम जा रहे हैं, उनके साथ पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जाता था, बिजनेसमैन भी जाते थे, और प्रधानमंत्री लौट करके प्रेस को बताता था कि देखिए हमने ये समझौते किए, ये काम करके लौटे, आपकी जागीर नहीं है, आप घूमने चले गए थे और हम पता करते हुए।
भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल ऑफ दिस कंट्री। और अब तो सबसे बड़े देश हो गए, चाइना से भी आगे हो गए, तो हमारा दायित्व और बढ़ गया। मैं आपकी अब बात अगर को आप थोड़ा सा जी बोलिए मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए शिल्पी जी के पास आता हूँ। नंबरिंग में थोड़ी सी गलती कर गया, शिल्पी जी के पास पहले आना चाहिए था। बहुत अच्छा क्या गलती कर गए। तो शिल्पी जी से सवाल ये रखते हैं, जो आपने बात कही महत्वपूर्ण कही कि प्रधानमंत्री जी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, जनता के प्रति है, तो ये तो हमेशा से रहा है, अभी भी है। पर बात ये है कि जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो नई परंपरा रखी गई, और इससे पहले प्रधानमंत्री जी विदेश से भी घूम के आए, दूसरे देश के लोग उनके चरण छू रहे थे, उनको बॉस बता रहे थे, भारत का महात्म्य स्थापित हो रहा था, उसमें संसद भवन भी एक आ गया। तो आलोचना कहाँ है शिल्पी जी, आलोचना कहाँ है? मुझे तो देखिए, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती तो मुझे इस पर बहुत गर्व होता, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता। हमारे पास गर्व करने के लिए सुबह से शाम तक 1000 तथ्य आ जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और उस पर हम लोग गर्व करते रहते हैं लगातार। और अगर आप विपक्ष कोई बात करता है तो कहा जाता है ये तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष अगर कुछ नहीं बोलता तो कहते नहीं, विपक्ष तो यहाँ पर है ही नहीं, राहुल गांधी पप्पू है, अखिलेश टोटी चोर है, और पता नहीं क्या क्या। अशोक को अब ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं, जैसे अशोक कभी ग्लोरीफाई थे ही नहीं। इस देश में अशोक की लाट का क्या महत्व है, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं पता। आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा क्या बुरा हो गया, क्या मोदी जी उसको हाथ में लेके चल रहे हैं? हम ये बताइए ना कि आप अतीत पर ही इतना गर्व करने में परेशान है, और पूरा इतना लंबा इन्होंने तथ्य बताए कि वहां से लोग आते थे, 1000 लोग आते थे, हम पर आक्रमण करते थे। आज चाइना घुसा हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अपने गांव बसा रहा है, उस पर ये बात नहीं कर पाएंगे। आज पुलवामा का सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया, उस पर ये गर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी ये जवाब दे दें। हम आज अपनी बेटियों को पिटवा रहे हैं, उस पर भी हमें गर्व करना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिटवा रही है। तो संसद का जब उद्घाटन होना था तो उसके साथ साथ मेरा तो फिर से यही कहना है कि क्या प्रधानमंत्री महोदय एक कोना नहीं दे पा रहे थे? क्या ये अभद्रता उस दिन होनी जरूरी थी? लोकतंत्र बचा कहाँ है? जो सुरेंद्र दुबे जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही, और इस पर हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया है कि इतने सारे इनके मंत्री और इतना विशाल कैबिनेट अवश्य होगा, लेकिन हम जानते किसे हैं? मैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन फ्लेम, एको हम द्वितीय नास्ति। मोदी के अलावा कोई दिखता ही कहाँ है? हर कार्यक्रम इनका एक मीडिया मैनेजमेंट होके रह गया है। मोदी से हटते हैं तो अमित शाह जी दिखते हैं, फिर जेपी नड्डा जी दिखते हैं, नितिन गडकरी जी जिन्होंने इतना बढ़िया नेशनल हाईवे का काम किया, उनको तक तवज्जो नहीं है। निर्मला सीतारमण आती हैं और कुछ भी कह के चली जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि इस देश में बजट भी आया। अच्छा, क्या बजट आया? वो कहती नहीं, हमने किया है डिजाइन तो सब अच्छा होगा। तो मोदी जी ने तो अब सबका स्पेस खत्म कर दिया है। जिस तरीके से अंबानी और अडानी ने इस देश में सारे कल कारखाने, सरकारी उपक्रम खत्म कर दिए हैं, मोदी जी तो अब नेताओं के रोजगार पर भी लात मार रहे हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सुरेंद्र दुबे जी ने वो बात कह दी है हम लोगों के बीच जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है। एक व्यक्ति अपने अलावा किसी और को फ्रेम में आने ही नहीं देना चाहता। सिर्फ यही असुरक्षा की भावना ने उनको बाध्य किया कि इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? ऑटोक्रेसी ही तो है। सिर्फ मैं केदारनाथ जाऊंगा तो भी मैं कूड़ा भी मैं ही उठा रहा हूँ, मैं सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ रहा हूँ, मैं ओलंपियंस के साथ बैठ रहा हूँ, तो मैं ही तो पिटवा भी रहा हूँ। यहाँ किसी और की भूमिका क्या दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? और हमें गर्व करते रहना है क्योंकि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमें बराबर गर्व करते रहना है। मोदी जी कोहिनूर क्यों नहीं लेके आ रहे? कोहिनूर क्यों नहीं लेके आ रहे मोदी जी?
अगर लोगों ने उनके पैर छू लिए, अगर बाइडेन ने उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया, पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने उनके पैर छू लिए, तो क्या प्रतिभा पाटिल के पैर नहीं छुए गए? और जनमत, ट्विटर पे जो जनमत चल रहे हैं लगातार, इससे पहले भी पूछा गया था कि विपक्ष जो बायकॉट कर रहा है क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस जनमत को ये कहीं गिनते ही नहीं है। ये अपने लिए आए हुए वोटों को गिनते हैं और कहते हैं हम प्रचंड बहुमत से आए। लेकिन शिल्पी जी, प्रतिभा पाटिल जी के पैर छुए गए तो वो भी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं, लेकिन इतना ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया जिस तरह से कहा गया कि देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। अरे भाई, बड़ा मानकर किसी ने पैर छुए, बहुत अच्छी बात है, ये उसकी सौजन्यता है, लेकिन हर चीज को आप मीडिया ग्लोरिफिकेशन क्यों हो रहा है इस देश में, मुझे बात ही नहीं समझ में आती है। क्यों? इस देश का पैसा, रुकिए, और एक नहीं प्रेम जी, एक एकदम लास्ट, राहुल जी से मुझे इसका जवाब चाहिए। 1000 लोग जो इस देश को बराबर लूटते रहे, उन पर आपने इतना लंबा लेक्चर दिया है, लेकिन इस देश को लूट करके भागे हुए विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी पर आज तक मोदी जी ने क्या काम किया? क्यों नहीं लेके आए इस देश का पैसा वापस? किस व्यक्ति पे आप हमें गर्व करने की बात कहते हैं? कहाँ है वो 15 लाख रुपए और कहाँ है ब्लैक काले धन की लिस्ट? क्यों गर्व करें हम इस आदमी पर? मेरे भी टैक्स का पैसा और मेरी भी मेहनत का पैसा गायब किया है विजय माल्या ने, क्यों नहीं मोदी उसको वापस ला पा रहे? क्यों नहीं नीरव मोदी आज तक गिरफ्तार हुआ? कहाँ है ललित मोदी? और राहुल चोकसी, न जाने मेहुल चोकसी, न जाने कितने गुजराती भागे इस देश से, इस देश का पैसा लेके, उस पर बात नहीं करेंगे आप? हम अतीत की बात करें, हम वर्तमान की बात ना करें, भविष्य क्या छोड़ा है आपने इस देश के लिए? लूट के खा गए आप लोग जी। बड़ा और आप कहते हैं राजनीति की बात करते हैं आप। अगर विपक्ष इतना भी नहीं होता, अगर विपक्ष इतना भी नहीं होता तो आपका ये मोदी इस देश को बेच चुका है। हम बोल रहे हैं, अपने खतरे पे बोल रहे हैं। अगर हिम्मत है मोदी की तो गिरफ्तार करा इन लोगों को, लेके आए वापस इस देश का पैसा। जी, बड़ा सवाल है। मैं राहुल तालान जी से पूछूंगा। राहुल तालान जी कोई बीजेपी के व्यक्ति नहीं है, तो पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी नजरिया है, उनके नजरिए का भी हम सम्मान करते हैं, आपके प्रश्न का भी सम्मान है। मैं आशुतोष जी बार हमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट होने की, एक बार फिर कनेक्ट हुए हैं। इससे पहले कि मैं चौधरी जी के पास आऊं, आशुतोष जी बोलिए, अपनी बात रखिए। उम्मीद करें कि इस बार सब कुछ ठीक होगा, आवाज अच्छी रहेगी। जी जी आशुतोष जी, जी बिल्कुल, बोलिए। मुश्किल लगता है आशुतोष जी, आज आप फ्रेम में बस बने रहें, हमारे साथ यही आग्रह है, हमें सुने, फिर हम सही करेंगे आवाज, देखते हैं क्या दिक्कत है। जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, बहस मल्टी डायमेंशनल चली है, लेकिन जो डेमोक्रेसी की बात आप उठा रहे थे उसको थोड़ा समअप कर दीजिए कि जो नए समय में हम डेमोक्रेसी में बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं, कुछ को खतरा लग रहा है कि डेमोक्रेसी और बुरी हो जाएगी, और आप उम्मीद दिखा रहे हैं कि डेमोक्रेसी को और बढ़िया करना है। तो चलिए हम लोग बढ़िया करने पर ही बात कर लें, ताकि जब गलत हो रहा होगा तो सही को समझा जा सके। जी आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। एक मिनट सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो केवल आलोचना, आरोप और विरोध करने से तो ये बात बनने वाली नहीं है। अगर हमको इन सारी बातों का समाधान चाहिए, आरोप लगा के छोड़ दिया समाधान है नहीं, आलोचना करके छोड़ दिया समाधान है नहीं, और विरोध करके छोड़ दिया समाधान है नहीं। मैं तो पिछले कितने ही वर्षों से केवल और केवल इन सभी चर्चाओं के अंदर, चाहे ये नए संसद के निर्माण की बात हो या किसी और विषय की ऊपर बात होती हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी चर्चा को आरोप, आलोचना और विरोध करके समाप्त कर देते हैं। समाधान
समाधान के नाम के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है। तो समाधान मेरे हिसाब से तो इसकी सारी समस्याओं का कारण और सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमारे पास बहुमत का ही फैसला नहीं है। लोकतंत्र में होते हुए भी हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई हम कैसे बहुमत से सरकार बनाते हैं। चुनाव करवा दिए फिर भी हमको नहीं पता बहुमत का फैसला कौन करेगा। बहुमत का फैसला चुनाव होने के बाद में कोई और करेगा। तो ये जो बहुमत की जो बात है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि चुनाव होने के बाद भी बहुमत कैसे बना सरकार बनाने के लिए? क्या उसके अंदर मतदाताओं की या जो लोग साधारण लोग हैं मतदाता की कोई भूमिका है उसके अंदर? मतदाता की कोई भूमिका नहीं है। केवल किसी तरीके से भी वोट लेके एक थोड़े से कॉर्नर के अंदर ध्रुवीकरण करके और वोट लेके एक सांसद जीत गया और उन सांसदों के बहुमत से आपने सरकार बना के बैठ गए। तो 3/4 से ज्यादा मतदाता तो बाहर है इस लोकतंत्र से। आप चाहे जितने मर्जी सांसदों का संसद बना लेना, संसद भवन बना लेना, 888 नहीं 1088 का बना लेना, होना क्या है? व्यवस्था तो यही रहेगी ना। चौधरी साहब आप जो बोल रहे हैं ये एक सेकंड प्रेम जी, मैं एक लाइन बस इंटरफेयर करना चाहता हूं, फिर आप ही बोलेंगे। वो जो आप बोल रहे हैं, मैंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे को भी सामने रखा था कि जो सदन बना उस सदन में जो चुने हुए विधायक हैं उनको जितने वोट मिले, जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनके मुकाबले बहुत कम वोट मिले। यानी चुना हुआ सदन जो है उसके पास हारे हुए उम्मीदवारों से कम वोट था। ये लगभग सभी सदन की यही हालत है। तो जब सदन में का ही बहुमत नहीं है, डेमोक्रेसी में हुए मतदान का बहुमत नहीं है सदन का ही, तो पार्टी का कहां से होगा? ये बात मैं रखता हूं। जी, तो आप चाहे जितना मर्जी संसद भवन बना लीजिए, जितने मर्जी संख्या बढ़ा लीजिए सांसदों की, जब तक आप इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव होना ही नहीं है। तो ऐसे 500 आदमी थे, ऐसे 1000 आदमी हो गए, 1000 सांसद हो गए। जब व्यवस्था वही रहनी है तो फिर बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो सिर्फ यही हुआ ना कि आपने ऐसी कुर्सियां बना दी, नया बिल्डिंग बना दिया, उसके अंदर कोई बैठने की, कोई एयर कंडीशनिंग की और ज्यादा बड़ी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा तो कुछ भी मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि भाई कोई राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की कोई बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक। राजनीतिक व्यवस्था क्या चीज है हमें बताया जाए ना। कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता वाले या विपक्ष वाले हमें ये बताएं तो सही कि भाई हमारी आज के दिन राजनीतिक व्यवस्था ये है, हम इस तरह से बहुमत से सरकार बनाएंगे और उसके अंदर अगर कोई गलती है तो हम उसको ठीक करेंगे। जब बहुमत का ही नहीं पता कि बहुमत कैसे बना, एक गठबंधन से बहुमत होता है क्या? भ्रष्टाचारियों से बहुमत बनेगा, बलात्कारियों से, अपराधियों से बहुमत बनेगा? और वही तो चक्कर पड़ गया। आज के दिन 50% से ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी आपकी संसद में है, वो लोग कानून बनाएंगे। सही बात। जी बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं और ये सवाल तमाम उन लोगों को जो लोकतंत्र की चिंता से जुड़े हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सबको सोचना पड़ेगा। चाहे वो आज सोचे, कल सोचे, जब भी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। इसको सोचे बगैर इस देश सही दिशा में बढ़ नहीं सकता। मैं राहुल तालान जी के पास अब आता हूँ। राहुल तालान जी, आपने सबको सुना, खट्टी मीठी हर तरह की बातें हुई, हाँ, एग्रेशन भी रहा, नॉर्मल भी बातें हुई, लेकिन इसको एक समावेशी तरीके से आप बात रखें कि इस पूरी डिबेट में जो चर्चा हुई है उसको हम कैसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे सोच सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं शिल्पी जी को बोल दूं कि शिल्पी जी, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ और मेरे फोन में व्हाट्सएप जरूर है लेकिन ग्रुप नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। कभी भी अगर जो आप कभी मुझे मिलेंगे तो मैं आपका अपना फोन भी चेक करवाऊंगा कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई भी मैसेज नहीं आता है। मेरे ना थॉट अपने, और मैं उन थॉटों के साथ ना स्ट्रांगली खड़ा हूँ सबके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवाई कुछ भी बोल दिया। क्या इस देश को लूटा नहीं गया है बार बार? आप मतलब अभी भी तो लूटा जा रहा है, अभी भी तो लूटा जा रहा है। आपके लिए क्या हो रहा है?
एक ये टाइम तो इतिहास था, वर्तमान को आप कैसे बदल रहे हैं? मैंने उल्टा नहीं कहा, मैंने आपको यही कहा वर्तमान में क्या सोल्यूशन है। बीच में नहीं टोका, बीच में नहीं टोका। नहीं, टोकने की बात नहीं है। ना मैंने भी गलत नहीं बोला। अगर आपने सही बोला तो मैंने भी सही बोला। वैसे ही मुझे ऑब्जेक्शन लेकर के जवाब दिया जाए। मान लीजिए कि शिल्पी जी बीच में कुछ बोल रही है तो छोटा सा ऑब्जेक्शन। मैंने आपकी बात को भी मैंने आपकी बात को भी एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि आज भी जो लूट रहे हैं, चलिए हम तब नहीं कर पाए तो क्या अब भी उनको छोड़कर चल रहे हैं? चलिए प्रश्न, क्या अब भी उनको छोड़कर चल रहे हैं? मैंने कब ऐसा बोल दिया कि उनको छोड़ना चाहिए? मैंने कब बोला कि उनको छोड़ना चाहिए? मैंने कब पकड़े जाएंगे? 9 साल हो गए, कब पकड़े जाएंगे? 9 साल हो गए, कब उनको लाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि इस देश में कुछ ऐसे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और हमें पता है इस देश अच्छा, मतलब नहीं होते थे, नहीं होते थे, ऐसे आगे भी नहीं होंगे, कुछ नहीं हुआ है जिनका। तो ऐसा नहीं है कि इस देश की ये मेरी बात का जवाब नहीं है, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मोदी रहेगा हर वक्त, ऐसा थोड़ी है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। जब आपकी सरकार आएगी, आप बताइए ना, हमारी जब आएगी तब आएगी, हमारी जब आएगी तब आएगी। आप बताइए ना। ये बोलते हैं कि लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है। अभी आप बोल रही थी, सही बहुत बोल रही थी कि उनकी सत्यदेव जी की हमारे वालों ने जो बोला, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बोला। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बड़ी गलती करी आपको पता है? आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बड़ी गलती करी? अरे बताएं तो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बड़ी गलती करी, क्या आपके वालों को पता है? कितनी बड़ी गलती करी? अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों करी इतनी बड़ी गलती? क्यों करी इतनी बड़ी गलती? दुहाई दे रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी तो एकदम हीरे थे भारतीय। अरे हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। राजकुमारी कौल के साथ कौन सी गलती करी अटल बिहारी वाजपेयी ने? आप बताइए ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप थॉट प्रोसेस की बात ना करिए, जो सत्य है उसकी बात करिए, अशोक को सत्य की बात करिए। अब मुझे पता ही नहीं कि अशोक का प्रतीक चिन्ह लिया गया इस देश में, मुझे नहीं पता होगी ये बात, बिल्कुल पता है मुझे, लेकिन अशोक को उतना ग्लैरिफाई कभी नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिए। अशोक सिर्फ, मैं भी जानता हूं अशोक बौद्ध राजा है और इस देश में एक सरकार ऐसी है जो हिंदुत्व को फेवर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अशोक को ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए। एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह ले लिया आपने अशोक का ग्लोरिफिकेशन हो गया। अशोक का ग्लोरिफिकेशन कितने देश हैं इस देश में? अशोक की मूर्ति बताइए, मैं आपको देश गिनवा सकता हूं। ईस्ट एशिया के कितने सारे देश हैं जहां अशोक की मूर्ति लगी हुई है। अशोक को बहुत महान राजा माना जाता है। इस देश में कौन पूछता है अशोक को क्या किया था आपकी पार्टी ने अशोक के लिए? सारनाथ संसद में क्यों नहीं लगा दी? संसद में क्यों नहीं लगा दी? संसद में क्यों नहीं ग्लोरिफिकेशन करवा रहे हैं आप? सिंगोल लाके स्थापित कर रहे हैं तो क्या अशोक की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? अरे तो संसद में मूर्ति क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप? अगर आपको इतनी चिंता है ग्लोरिफिकेशन। अच्छा, और ये सारे प्रश्न ये नहीं तो सारनाथ में आपने भी कुछ नहीं किया, सारनाथ में आपने भी कुछ नहीं किया। कोई कमेंट नहीं पास कर रही हूँ, जाकर पता करिए, जाकर पता करिए कि कहाँ से गलतियां हुई हैं, किस किस से गलतियां हुई है, वो भी पता करिए। नहीं हो सकती है वो, ऐसे डिबेट होगी? नहीं, ये गलत बात है। मैं आपके डिबेट ऐसे ही होगी। कुछ बोला, बहुत कुछ हमने जो बोला गलत नहीं बोला और हम मान रहे हैं कि आपने भी सही बोला, हमें मान रही हो कि अरे आप में हिम्मत नहीं है तो बात मिलाए हुए हैं, क्यों मिलाए हुए हैं? बताइए किससे गलती हुई, किससे गलती हुई? इतना बड़ा नेता इतनी गलती करता रहा, बताऊंगा ना, इतने दिन इतने सालों तक गलती करते रहा। बोलने तो राहुल जी, शिल्पी जी एक मिनट जरा शिल्पी जी से आग्रह, मैं चर्चा को विराम देने जा रहा हूं, लेकिन एक बार राहुल जी को मौका मिलना चाहिए कि वो निर्बाध तरीके से अपनी बात रखें। जी बोलिए राहुल। देखिए सर, बात जहां तक लोकतंत्र की और संसद की है, 2026 में होना तो 2021 में चाहिए था जनगणना से, 2026 में ये नई परिसीमन होना चाहिए था, नई सीट क्रिएट होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुई। उसके लिए अगर जो नए लोगों को राजनीति में आना है और आगे बढ़ना है तो जो नई संसद बनी है वो बहुत जरूरी है। अगर जो आप लोकतंत्र में सच में चाहते हैं भागीदारी हो लोगों की। अब आप बताइए यूपी की जनसंख्या कितनी है?
लेकिन मैं साथ में ये भी बोलता हूं कि इसमें समायोजन ऐसा होना चाहिए कि साउथ इंडिया के स्टेट्स को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, कि उनको उतनी सीट नहीं दी जा रही है। तो कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत है इन सारी चीजों पे, और ताकि सबका प्रतिभाग अच्छे से हो सके। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि नई संसद क्यों बना दी, पुरानी में काम चल जाएगा, 26 के बाद कहां बैठते। अगर जो मैं सोचता हूं कल को राजनीति में मुझे जाना है और मेरी एक सीट, जिसकी अगर जो आप लोकसभा की सीट की तादाद की बात करें तो 18 लाख पॉपुलेशन है जो वोट करती है, 18 लाख वोटर है, कहीं 20 लाख वोटर है। तो क्या जरूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की और विधानसभा की छोटी हो और ज्यादा लोगों का प्रतिभाग हो उसमें। अगर जो आप जब डेमोक्रेसी और आदर्श डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सिर्फ बात से कुछ नहीं होता है। 26 साल से जब जो चीज अटकी हुई थी, अब उस पे जब आगे बढ़ सकती है सरकार, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 26 साल पहले इस चीज को 2026 के बाद बताया था कि भाई 2026 के बाद हम इन सारी चीजों पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जब 2026 आने वाला है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और बड़ा दिल करने की जरूरत है। ऐसे अगर जो आप यही करते रहेंगे कि यादव जी की फैमिली रहेगी, उधर यादव जी की फैमिली रहेगी, उधर यादव जी चौधरी साहब की फैमिली रहेगी, तो हमारे जैसे लोग राजनीति में आएंगे कैसे? राहुल जी, थोड़ी समय की सीमा भी है। अब मैं इनके चौधरी बच्चे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे थोड़ा हस्तक्षेप हम ले लेते हैं और फिर आखिरी कमेंट हम दुबे साहब से भी लेंगे। चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। मेरे को कह रहे हैं ना जी। तो देखिए, आप अतीत की बात करें और वर्तमान की बात करते हुए भविष्य की चिंता करें। अतीत की इतनी चिंता मत करें। अतीत की बात करने वाले तो बहुत बड़े बड़े इतिहासकार रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो करते रहेंगे। आप आज वर्तमान की बात करें कि 543 के बदले में अगर आपके नए संसद भवन के अंदर 888 सांसद बन भी जाएंगे तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदलने वाली है? आप ये थोड़ा समझा सकते हैं? कैसे बहुमत से सरकार बनती है, क्या बता सकते हैं इसके ऊपर? आप इतना और ज्यादा इतनी बातें करते हैं। मैंने तो आपको शुरू में ही एक सवाल किया कि थोड़ा इस बहुमत के ऊपर रोशनी डालिए कि 888 सांसद आएंगे जब कैसे बहुमत से सरकार बनेगी, या जो आज 543 सांसद हैं उसके अंदर कैसे बहुमत से सरकार बनती है, जिसके अंदर हम इतने भ्रष्टाचार से, अपराध से। ये प्रश्न बड़ा है सत्यदेव चौधरी साहब। इस प्रश्न पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सुरेंद्र दुबे सर के पास आता हूँ। एक बात मेरे मन में है सुरेंद्र दुबे जी, बहुत मन कर रहा बोलूं ना बोलूं, लेकिन लगता है चल बोल ही देते हैं। वो ये है कि 1927 में जब हमारी संसद बन करके तैयार हुई थी अंग्रेजों के जमानों में, वो अंग्रेज लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों की बनाई संसद। अरे ईटा उसका पत्थर राजस्थान से ले जाया गया, मजदूर यहाँ के थे, पूंजी यहाँ की थी, सब कुछ यही का था। तो वो हमारी संसद थी, वो अंग्रेजों के बाप की संसद नहीं थी या है। एक तो ये, और वो जब संसद बनी तब की बहरी सरकार को सुनाने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था वो मैं याद दिलाना चाह रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है बोलते हुए कि मैं कोई गलत प्रोवोकेशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो सदन बना है, आज भी सरकार बहरी ही है, तो आज कोई भगत सिंह क्या आएगा, ये सवाल मैं डरते डरते रखूंगा। आप सवाल ऐसा कर रहे कि अगर मैं जवाब दे दूं कि भगत सिंह आएगा तो इंटेलिजेंस लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आप बताइए कौन भगत सिंह बन के आने वाला। मैं दूसरी बात कहता हूँ, बड़ी चिंता हो रही है लोगों की कि साहब 1926 में अगर ये नहीं हम बनाते तो कहाँ बैठेंगे लोग। अच्छी बात है, लेकिन अगर वही लोग बैठेंगे जो आज बैठे हैं, बड़े दूसरे टाइप के लोग, तो इन लोगों की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत। पहले ये घटनी और ये हिसाब निकाला जाए कि अच्छे लोग बैठे। नंबर आज इस देश में मेडिकल कॉलेज के लिए भी सीटें कम है, इंजीनियरिंग की सीटें कम है, नौकरियों की सीटें कम। क्या वो भरना पहले जरूरी नहीं, बिल्डिंग बना देना पहले जरूरी? बस देश खाली संसद भवन थोड़ी, वो तो एनेक्सी बना के भी चल जाएगा और बनाया जाता है। और जैसे संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, तब इस सदन में बैठते ही नहीं बैठते।
बहुत तरीके निकाल सकते। एक बात तो कर दूं, जिसको आप लोग जरा दिमाग लगाइएगा, मेरे दिमाग में आया। मुझे तो लगता है जिसको कह करके कि राष्ट्रपति ने संदेश दिया और उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया, उनका संदेश ही नहीं था, क्योंकि उनको पढ़ने वाले व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है। हालांकि वो पत्रकार हैं, लोगों के मित्र हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी संपादक रहे हैं, मेरे भी संपादक रहे हैं सर हरिवंश। हाँ, इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ है। आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे एडिटोरियल में, और फिर बैठ करके किसानों के जो कानून थे उसमें आपने विपक्ष द्वारा मतदान मांगे जाने के बावजूद मतदान नहीं कराया और शोरगुल में मतदान वो पास कर दिया। इसी तरह मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अभी एक कानून कोई बनने की बहुत, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं समय सीमा जो है उल्लंघन हो रहा है, तो अब जो भी कानून बनना होगा, तो अब तो हमारे पास धनखड़ भी आ गए, वो उनसे भी ज्यादा प्रखर बुद्धि के आदमी है। तो इस देश में राज्यसभा में बहुमत हो या न हो, मत से सब चीजें पारित हो जाएंगे और हम आप देखेंगे। ये बात हमारी नोट कर ली, क्या कर लेंगे भाई। जब वो भी हो गया कि विभाजन मांगने के बावजूद ध्वनिमत से पारित करा दिया गया जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हमने आपने क्या कर, इसीलिए मैं कहता हूँ कानून महत्वपूर्ण नहीं है, संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं। संस्थाओं बड़ी बात कह रहे हैं जी, सुरेंद्र दुबे सर बड़ी बात कह रहे हैं कि आज संसद में कानून पास होता है, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से जो पास होता है वो अभी वास्तव में ध्वनि मत नहीं होता है, विखंडित मत होता है, मगर उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ऐसी चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। अगर ये चीजें जारी रहेंगी तो केवल भव्य इमारत बनाने से डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। इसी संदेश के साथ आज की इस चर्चा को विराम देने की इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र दुबे सर, सत्यदेव चौधरी जी, राहुल तालान जी, आशुतोष जी, आज आपको बोलने का अवसर नहीं मिला, हमें क्षमा, लेकिन तकनीकी कारण इसमें बाधा रही। शिल्पी चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हम फिर कभी ऐसी चर्चा में आगे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।